जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 8 नवंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आज का न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को निश्चित तौर पे उन लोगों के साथ शेयर कर दें जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कर दें। साथ ही साथ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ा जरूर करें। इसका पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको टिक करके मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले न्यूज़ को पढ़ लें, जिस न्यूज़ को मैंने टिक किया है उसको पढ़ लें। जैसे इस पेज पे मैंने दो न्यूज़ को टिक किया है, एक तो ये न्यूज़ है और एक ये न्यूज़ है, तो ये दोनों न्यूज़ को पढ़ लें और उसके बाद हमारा एनालिसिस सुने। तो न्यूज़ पढ़ना अधिक इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़ पढ़ोगे उसके बाद एनालिसिस सुनोगे तो आपको काफ़ी रिलेवेंट होगा, आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो यह न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, 7 साल में 17 गुना बढ़ी भारत की सौर ऊर्जा क्षमता। COP26 का आयोजन अभी भी हो रहा है और उसी आयोजन के तहत जो है भारत ने कहा है कि 7 साल में, पिछले 7 वर्ष में भारत की 17 गुना क्षमता बढ़ी है। तो कुछ बातों को मैं इंडिकेट करता हूँ यहाँ पे जो इस न्यूज़ में चर्चा किया गया है, इसको पॉइंट आउट आप लोग कर सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं। पिछले 7 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 17 गुना बढ़ी। ये काफ़ी बड़ा रिलेवेंट है, काफ़ी बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है। 17 गुना सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ना 7 साल में, काफ़ी उसका महत्व है। और भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी जो है 45 गीगावाट हो गई है। 45 गीगावाट भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी हो चुकी है। साथ ही साथ इस सम्मेलन में कहा गया है कि भारत जो है वैश्विक आबादी का 17% है। 17% भारत की जनसंख्या विश्व की टोटल जनसंख्या की है। बावजूद इसके जो कार्बन इमिशन होता है, कार्बन इमिट करते हैं, सिर्फ 4% कार्बन इमिशन भारत करता है। अब सोचो ये कितनी बड़ी बात है। 17% विश्व की जनसंख्या सिर्फ 4% कार्बन इमिशन करती है। 2005 से 14 की अवधि में कार्बन उत्सर्जन तीव्रता इंटेंसिटी 24% की कमी आई। कार्बन इंटेंसिटी की कमी 24% की कमी आई है पिछले 2005 से लेकर के 14 तक में। और COP26 में सतत कृषि कार्रवाई पे भारत ने हस्ताक्षर किया। यहाँ पे आप देखोगे 27 देशों ने जो है सतत कृषि कार्रवाई पे हस्ताक्षर किया है। ऐसा कृषि जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जिसमें कार्बन इमिशन अधिक न हो, उसी को कहा गया है सतत कृषि कार्रवाई। ऐसा कृषि जिसके माध्यम से पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस पे भारत ने भी हस्ताक्षर किया। बाकी इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना। प्रधानमंत्री 25 नवंबर को रखेंगे नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास। 25 नवंबर को इसका शिलान्यास रखा जाएगा। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में, और इसका जो निर्माण कार्य है सितंबर 2024 तक पूरा किया जाएगा। 2024 तक इसका निर्माण पूरा किया जाएगा। ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, देश का सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट होगा, राइट। जब ये बन के तैयार होगा 2024 में, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में होगा। ये भी उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट पेज पे जो हमने डिस्कस किया है नोएडा एयरपोर्ट से, उसी से रिलेटेड है, इसको भी देख सकते हैं। देखो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रूरल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या क्या कर रही है उसके बारे में एक कॉन्क्रीट नोट आपके पास होना चाहिए। न्यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है? न्यूज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बुनियादी ढांचा पे, ग्रामीण स्वास्थ्य के जो बुनियादी ढांचा है उस पर सरकार 45,000 करोड़ खर्च करेगी, ये सरकार का कहना है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अगर हो सके तो 15वें वित्त आयोग के रिपोर्ट को जरूर पढ़िए। पर 15वें वित्त आयोग में जो है स्वास्थ्य को लेकर जो रिकमेंडेशन दिया है, स्वास्थ्य को लेकर के जो चर्चा किया, उस चर्चा को जरूर पढ़ें। उसका 15वें वित्त आयोग का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। देखो इस न्यूज़ में जो चर्चा है कि ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा को मजबूत करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया। ये जरूरी क्यों था? कि कोरोना के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना की समस्या बढ़ रही थी,
तो वैसे कंडीशन में सरकार को एक बात लग रही है, सरकार को एक बात समझ में आ रही है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और ख़ास करके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी स्वास्थ्य सेक्टर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी कुछ देर पहले मैं पढ़ रहा था, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति 1 लाख आबादी पे प्रति 1 लाख आबादी पे भारत में सिर्फ 24 बेड है। प्रति 1 लाख आबादी पे भारत में सिर्फ 24 बेड है। जो जिला अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ, जिला अस्पताल वगैरह में जो है सिर्फ 24 बेड है प्रति 1 लाख आबादी पे, और बिहार में तो सिर्फ 6 बेड है प्रति 1 लाख आबादी पे। तो बिहार की कंडीशन और ख़राब है। तो ऐसे कंडीशन में कोरोना जैसी महामारी को अगर हमें रोकना है, कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, उसको हमें रोकना है, या अन्य कभी भी किसी भी महामारी को रोकना है, ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा को मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए सरकार ने 45,000 करोड़ रुपये आवंटित किया। साथ ही साथ 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को जब आप पढ़ोगे तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट ने जो कूड़ा प्रबंधन पे, वेस्ट मैनेजमेंट पे काफ़ी काम किया। सभी गांव में वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, कूड़ा प्रबंधन पे ध्यान दिया जाएगा। 24 मार्च 2021 को जल संरक्षण आंदोलन का शुरुआत किया गया। जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण आंदोलन में एक आंदोलन था कैच द रेन। इसकी शुरुआत किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। और इसमें भी कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिखते हैं तो आजकल क्या कर रहे हैं वो कि जो गांव के प्रमुख है, जो सरपंच है, उसको खत लिख रहे हैं, जो मुखिया है उसको डायरेक्टली वो खत लिख रहे हैं। तो कैच द रेन में क्या था कि गांव में अगर मान लेते पानी पड़ रही है, पानी स्टॉक हो रहा है, तो पानी को किस तरह से स्टॉक करके रखा जाए, पानी को किस तरह से जमा किया जाए, पानी को किस तरह से रीयूज किया जाए, इसी का बेसिकली अभियान था कैच द रेन अभियान। देखो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर फिर कभी स्पेशल वीडियो बना करके इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि अभी तक ग्रामीण रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है। और साथ ही साथ लगातार इस पर अगर आप देखोगे जाओगे, योजना और कुरुक्षेत्रा मैगजीन, 2 मैगजीन तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। खास करके कुरुक्षेत्रा मैगजीन में ऑलरेडी कई बार हमने देखा है कि कुरुक्षेत्रा मैगजीन का जो है पूरा मैगजीन डेडिकेट होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को या रूरल डेवलपमेंट को लेकर के। तो कुरुक्षेत्रा और योजना 2 मैगजीन जरूर पढ़ें। दोनों ही मैगजीन सरकारी मैगजीन है, ऐसा नहीं कोई प्राइवेट मैगजीन है। दोनों ही मैगजीन गवर्नमेंट की मैगजीन है और दोनों ही मैगजीन के डाटा ऑथेंटिकेट होते हैं। उसके डाटा को आप रिलाई कर सकते हैं, उसके डाटा को आप नोट कर सकते हैं। थिएटर कमांड योजना की रूपरेखा 2022 तक मध्य तैयार होने की संभावना। देखो थिएटर कमांड क्या है? थिएटर कमांड एक ऐसा कमांड होगा जहां पे तीनों ही सेना, वहां पे उसका क्वार्टर होगा। वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों ही सेना का वहाँ पे क्वार्टर होगा और तीनों ही सेना मिल करके आपस में डिसीजन ले सकेगी, उसे ही थिएटर कमांड कहा जाएगा। और इसका इम्पोर्टेंस सबसे अधिक होगा युद्ध के समय। युद्ध के समय में थिएटर्स कमांड की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगी। तो थिएटर कमांड याद रख लेना, 2022 के मध्य तक ये बनने की संभावना है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने हर काल में देश को संभाला। कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि जो हमारी कोरोना के समय में प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर है। अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर जो है, जो विनिर्माण का क्षेत्र है, और टर्सरी सेक्टर है जो सेवा का क्षेत्र है, दोनों में ही अर्थव्यवस्था निगेटिव में थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो हमारे प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर, उसमें हमारे देश में अर्थव्यवस्था पॉजिटिव थी। ये कहा है हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जो वर्तमान में बिहार में हैं। और बिहार में ही पिपरा कोठी, जो पूर्वी चंपारण में पिपरा कोठी है, वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की ओर आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे और उसमें वो अवार्ड वगैरह दे रहे थे। तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति का ये स्टेटमेंट है कि किसी भी क्राइसिस में कृषि हमारी अर्थव्यवस्था को रीढ़ की हड्डी बनी रही है। इसलिए सरकार कृषि को साथ में लेकर चल सकती है। कृषि को कभी हम छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम विनिर्माण सेक्टर में पूरी तरह से डेडिकेट हो जाए या विनिर्माण पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कृषि को साथ में लेकर चलना होगा। हाँ, कृषि में मूल्य क्रिएट करना होगा और कृषि में मूल्य क्रिएट करने के लिए भी ज़रूरी है कि कृषि को उद्योग के साथ समाहित किया जाए।
आप देखोगे फूड प्रोसेसिंग उद्योग जो वर्तमान में लग रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि कृषि को अब उद्योग के साथ जोड़ा जाए, इसलिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग रहा है। कृषि में मूल्य के निर्माण की आवश्यकता है। बाकी इसको पढ़ लेना आप लोग। पंडित छन्नू लाल मिश्रा समेत 141 लोगों को पद्म पुरस्कार आज। देखो बहुत सारे लोगों को, 102 लोगों को, जहाँ तक मुझे जानकारी है 102 लोगों को पद्म, हाँ 102 लोगों को दिया जा रहा है पद्म श्री पुरस्कार। पद्म भूषण और पद्म विभूषण किसको किसको दिया जाता है वो आप एक लिस्ट बना करके उसको लिख लेना, आप लोग याद कर लेना। वनडे एग्जाम वगैरह में, स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निश्चित तौर पर पूछा जाता है। लेकिन पद्मश्री आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 102 लोगों को पद्मश्री दिया जा रहा है, तो हर एक पद्मश्री को याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक काम आप कर सकते हैं कि जो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट हैं वहाँ पे जो पद्मश्री मिला हो उसको जरूर याद कर लें। जैसे आप बिहार से हैं तो बिहार में जिन लोगों को भी पद्मश्री मिला है उनको याद कर लें। यूपी से हैं तो यूपी में जिन लोगों को पद्मश्री मिला है उसको याद कर लें। राजस्थान से हैं तो जिन लोगों को राजस्थान में पद्मश्री मिला है उसको याद कर लें। तो रिस्पेक्टिव स्टेट में आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे जो पद्मश्री मिला है उसको याद कर लें। बाकी पद्म भूषण और पद्म विभूषण जरूर आप याद करें। पाक समुद्री सुरक्षा एजेंसी की फायरिंग में महाराष्ट्र के मछुआरे की मौत। देखो ये काफ़ी दुखद घटना है। अगस्त महीने में ही, अगस्त 2021 में ही भारत ने लगभग 200 पाकिस्तानी मछुआरे जो 2017 से भारत की जेल में बंद थे उसको छोड़ा था। तो गुडविल जेस्चर के तौर पे भारत ने ये कदम उठाया था, बावजूद पाकिस्तान की सेना के द्वारा ये कदम उठाया गया। निश्चित तौर पे ये भारत इसकी आलोचना करता है और हो सकता है ये मुद्दा भारत सरकार आगे उठाए, यूनाइटेड नेशन में हो सकता है भारत ये मुद्दा उठाए। भारतीय होनहार ने एआई के लिए बनाई उच्च स्तरीय प्रोग्राम में। देखो भारतीय होनहार, ये दोनों का नाम यहां पर देख सकते हो। ये जो टेक्नोलॉजी बनाया है इस टेक्नोलॉजी का नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रख लेना आप लोग। इसको कहा गया है येलो सबमरीन इनिशिएटिव। येलो सबमरीन इनिशिएटिव, येलो सबमरीन इनिशिएटिव आपको दिख रहा है। ये एक इनिशिएटिव है, इसको बनाया है आर्यमित्रा पटोरिया और प्रणत शर्मा। ये दोनों बच्चे बनाया है, आर्यमित्रा पटोरिया और प्रणत शर्मा ने बनाया है येलो सबमरीन इनिशिएटिव। ये बेसिकली इनिशिएटिव क्या है? ये इनिशिएटिव बेसिकली ये है कि किस तरह से हम एआई को रेगुलेट कर सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से हम रेगुलेट कर सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से हम आदेश दे सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हम बातचीत कर सकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हम स्क्रिप्टिंग कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब समझ लो कि रोबोट एक तरह से, तो उसको किस तरह से हमें आदेश देना है, किस तरह से बातचीत करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किस तरह से काम करना है, उसके लिए ये बनाया गया है येलो सबमरीन। नाम याद रख लेना, येलो सबमरीन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। और इसके जो बनाने वाले दो बच्चे हैं उसका भी नाम याद रख लेना। ये दोनों बच्चे का नाम है आर्यमित्रा पटोरिया और प्रणत शर्मा। बच्चों को टीकाकरण जल्द, सरकार ने 1 करोड़ डोज खरीदने का ऑर्डर दिया। तो सरकार ने जो है 1 करोड़ डोज जो सरकार खरीद रही है, ये खरीद रही है, अहमदाबाद की कंपनी है, इस कंपनी का नाम है जायडस केडिया। जायडस केडिया से 1 करोड़ डोज खरीद रही है। ये जो डोज है इसका नाम है जाइकोव डी। जाइकोव डी पहला ऐसा टीका है जिसे भारत ने औषधि नियामक ने 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को टीकाकरण लगाने की मंजूरी दिया। तो वनडे एग्जाम में, बीपीएससी वगैरह में, प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पहला टीका है जिससे बच्चों को लगाने की मंजूरी सरकार के द्वारा दिया गया है। तो इस टीका का नाम है जाइकोव डी, जो बनाया है अहमदाबाद की एक कंपनी जिसका नाम है जायडस केडिया। देखो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो चेन्नई की बाढ़ है उसमें जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है वो आपको उतरे हुए हैं रोड पे। ये मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूँ, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ उसको। इस रूप में आप समझ सकते हैं कि चेन्नई में बाढ़ आने का कोई औचित्य नहीं है, महाराष्ट्र में बाढ़ आने का बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है। पिछले कुछ वर्ष देखोगे तो बाढ़ की जो प्रवणता है, बाढ़ की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ चुकी है चेन्नई में, या जो सिटी में बाढ़ की प्रवणता है, सिटी में बाढ़ जिस तरह से आ रहे हैं वो बढ़ चुकी है। पटना में भी बाढ़ आया था, पटना सिटी में। इसी तरह से आप देखोगे
चेन्नई में बाढ़ आया था। इसी तरह से आप देखोगे महाराष्ट्र में बाढ़ आता है, मुंबई में बाढ़ आता है। तो सिटी में जो फ्लड मैनेजमेंट, एक तो सिटी फ्लड मैनेजमेंट आज के समय में इंपॉर्टेंट हो गया है, और दूसरा इसको कोरिलेट करो जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन के कारण जिस तरह से विश्व गर्म हो रहा है, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन बदल रही है, उसके कारण सिटी में बाढ़ की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है। पाइपलाइन के ड्रोन सर्वेक्षण के लिए ड्रोन ने भरी 51 किलोमीटर की उड़ान। इस ड्रोन का नाम आप लोग देख सकते हो, इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है ओमनी हंसा V5 ड्रोन। ओमनी हंसा V5 ड्रोन ने 51 किलोमीटर का जो है लंबा उड़ान तय किया है हरियाणा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL की पाइपलाइन के सर्वेक्षण के लिए। बस इसको एक बार, ड्रोन का नाम एक बार देख लेना। देखो यहाँ पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मृत्यु हुई है। अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी कोई भी टाइगर रिजर्व चर्चा में हो, कोई अभयारण्य चर्चा में हो, कोई बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको जरूर होना चाहिए। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रख लो, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। ये पूरा का पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग देखें। जैसे ये, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की अनोखी कल्पना, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरुआत किया है, और ब्रिटेन और इंडिया दोनों ने मिलकर किया है इनिशिएटिव। इसी तरह से पंचामृत कल हमने डिस्कस किया था, 5 अमृत, जिसके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिक्र किया है, और इसको भी मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं आप लोग। पराली पे ऑलरेडी कल हमने डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ लेना। इसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ सकते हैं। देखो शराबबंदी में मैं क्या डिस्कस करूं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है 1 अप्रैल 2016 से। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। बावजूद इसके अभी प्रत्येक दिन कोई न कोई व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, और रिसेंटली 45 लोगों की मृत्यु हो गई है शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब पीने से। तो किस तरह की शराबबंदी है कि शराब मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है, और 45 लोगों की मृत्यु हो रही है। और ये वो लोग हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो मर रहे होंगे शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से, जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे होंगे। तो बिहार में कई सारे लोग जो रिपोर्ट नहीं हो रहे होंगे, जो मर रहे होंगे जहरीली शराब पीने से, जो रिपोर्ट है उसमें 45 लोग हैं। और मज़े की बात क्या है कि इसमें एक पुलिस अधिकारी भी है, इनफैक्ट एक ASI या दरोगा रैंक के अधिकारी भी है। तो आप सोच सकते हो कि बिहार में शराबबंदी कहाँ तक सफल है। ये निश्चित तौर पे रिव्यू करने की सरकार को ज़रूरत है। शराबबंदी अगर सरकार लागू करे तो उसको सख्त रूप से लागू करे। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, देखो जुडिशियल रिफॉर्म्स की लगातार मैं चर्चा करता हूँ कि जुडिशियल रिफॉर्म्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जुडिशियल रिफॉर्म्स होना चाहिए। और जुडिशियल रिफॉर्म्स के तहत ही एक जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, एक इम्पॉर्टेंट जुडिशियल रिफॉर्म्स का एक पार्ट है, वो है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। तो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की संकल्पना जो है पहली बार नहीं ऐसा किया जा रहा। अभी लगातार देख रहे होगे आप, पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। मैं भी डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पहली बार चर्चा हो रहा भारत में। इससे पहले भी लगातार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में चर्चा हुआ है। 1958 में विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के प्रोविज़न किया था कि इसकी शुरुआत होनी चाहिए। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 312 सब क्लॉज 1 में संशोधन करके संसद में एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिसमें AIJS भी शामिल है, जो संघ और राज्य दोनों के लिए समान होगा। अनुच्छेद 312 के तहत राज्य को अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित करके एक प्रस्ताव पारित करना है। इसके बाद संसद अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन कर सकती है। देखो संसद कर सकती है, और संसद ये किस संविधान के अनुच्छेद से कर सकती है, तो संविधान के अनुच्छेद ये भी याद रख लेना 312। संविधान के आर्टिकल 312 के तहत संसद अखिल भारतीय
सेवा का गठन कर सकती हैं। इसके गठन के लिए बेसिक प्रोविज़न ये है कि जो राज्यसभा इसको इनिशिएट करती है, राज्यसभा 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित करके एक प्रस्ताव पारित करती है और उसके बाद लोकसभा में जाता है। लोकसभा जो है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करती है और फाइनली इस पर राष्ट्रपति की मोहर के बाद अखिल भारतीय सेवा का गठन हो जाता है। वर्तमान में अगर आप देखोगे तो अभी तक सिर्फ 3 ही अखिल भारतीय सेवा है। एक IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, एक IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस है, और एक IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। IFS को 1966 में शामिल किया गया था, इससे पहले ये दोनों पहले से थे। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में 20 से अधिक सेवा है, लेकिन 20 से अधिक सेवा में सिर्फ 3 सेवा अखिल भारतीय सेवा है, बाकी सेवा केंद्रीय सेवा है। तो भारत में चर्चा होती है कि कई सारी सेवा को जो है अखिल भारतीय सेवा बनाया जाए, कई सारी सेवाओं के लिए। जैसे एक तो हो गया आपको जुडिशियल सर्विस के लिए, एक होता है एग्रीकल्चर सर्विस के लिए, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर सर्विस का भी गठन किया जाना चाहिए, ये भी चर्चा होता है। एक चर्चा होता है पंचायती राज विभाग के लिए भी, पंचायती राज विभाग के लिए भी अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाना चाहिए, एक यह भी चर्चा होता है। एक मेडिकल सर्विस के लिए भी अखिल भारतीय सेवा का गठन होना चाहिए, ये भी चर्चा होता है। एक टीचिंग सर्विस के लिए भी अखिल भारतीय सेवा का गठन होना चाहिए, वो भी चर्चा होता है। तो कई सारे विभागों के अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाए, इसकी चर्चा होती है। अखिल भारतीय सेवा का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य दोनों में वो समान रूप से सेवा दे सकता है, केंद्र में भी दे सकता है और वो राज्य में भी दे सकता है। राज्य सरकार में भी सेवा देगा, केंद्र सरकार में सेवा देगा और समान रूप से सेवा देगा। इसके बाद अगर आप देखोगे 1993 में अखिल भारतीय न्यायिक संघ बनाम भारत संघ वाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की स्थापना की जानी चाहिए, इसका समर्थन किया था। और रिसेंटली अगर आप देखोगे नीति आयोग ने भी इसका रिकमेंडेशन दिया है कि नीति आयोग ने भी कहा है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाना चाहिए। अब देखो इसका लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ यह है कि जो हमारे देश में जुडिशियली का जो वर्तमान में न्यायिक है, जो जुडिशियली का जो पद खाली है, उस पद को फुलफिल किया जा सकेगा। मसलन न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी के 21,000 से अधिक पोस्ट वर्तमान में सृजित हैं। इतना पोस्ट का सृजन किया जा चुका है। 25% से अधिक पोस्ट खाली हैं। देश में अगर आप लंबित मामले देखोगे तो देश के लंबित मामले में 80% मामले ऐसे हैं जो जिला न्यायाधीश में जो पेंडिंग है, जो अधीनस्थ कोर्ट में पेंडिंग है। और प्रति जज देखोगे आप, प्रति जज लगभग 1350 मामले प्रति जज हैं। एक जज को 1350 मामले को सुलटाना है, इसको समेटना है, इसको सॉल्व करना है, तो काफ़ी खराब कंडीशन में है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 10 लाख आबादी पे सिर्फ 17.7 जज थे। 10 लाख में सोचो सिर्फ 18 जज भारत में हैं। अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में तो 45 जज हैं, कनाडा में 75 जज हैं, ब्रिटेन में 51 है और यूएसए में 107 जज है 10 लाख की आबादी पे। भारत में सिर्फ 18 जज हैं। इसके अलावा विधि आयोग ने 120वीं रिपोर्ट में कहा था कि प्रति 10 लाख की आबादी पे आइडल कंडीशन है कि आपके पास 50 जज होने चाहिए। ये विधि आयोग ने अपने रिकमेंडेशन में कहा था। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ क्या होगा कि समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व पहुंचेगा, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाएगा। SC हो, ST हो, EWS हो, जनरल हो, सभी लोगों को जो है प्रतिनिधित्व होगा न्यायपालिका में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में कहा गया कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, यानी अखिल भारतीय जुडिशियल सर्विस का अगर गठन करेंगे तो महिलाओं की भागीदारी भी अधिक से अधिक होगी। देखो, जब इतना लाभ है तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर इतनी लाभ है अखिल भारतीय जुडिशियल सेवा से तो इसकी चुनौती क्यों है? क्यों अभी तक अखिल भारतीय सेवा का गठन नहीं किया गया? तो इसका कुछ रीजन मैं आपके सामने में रखता हूँ, कुछ चुनौती आपके सामने में रखता हूँ। पहला चुनौती है आर्टिकल 233 और आर्टिकल 312 के बीच में द्वंद्व। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीश या अधीनस्थ न्यायाधीश के गठन की शक्ति राज्य सरकार को देती है। बेसिकली जो जिला न्यायाधीश होती है उसकी नियुक्ति जो होता है वो हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन के आधार पर राज्यपाल करते हैं। तो बेसिकली ये राज्य सरकार के शक्ति के तहत आता है। लेकिन 312 क्या है? 312 में अखिल भारतीय सेवा का गठन अगर होगा तो इसकी शक्ति, जो नियुक्ति की शक्ति हो जाएगी, एक विशिष्ट एजेंसी के द्वारा लिया जा सकेगा। जो एक राज्य की शक्ति है वो शक्ति राज्य की छीन जाएगी। अब देखो, भाषाई बाधा,
चूँकि निचली अदालत के जो मामले होते हैं उसकी बहस जो होती है वो स्थानीय भाषा में होती है। मान लेते हैं पटना में अगर कोई केस है, पेंडिंग है पटना लोअर कोर्ट में, तो ऐसे कंडीशन में तमिलनाडु का कोई जज आकर के पटना लोअर कोर्ट के मैटर को नहीं सुनेगा, क्योंकि लोअर कोर्ट में जो मैटर होते हैं नॉर्मली स्थानीय भाषा में उसको सॉल्व किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट अलग है, हाई कोर्ट अलग है, लेकिन लोअर कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो स्थानीय भाषा में सुना जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भाषाई बाधा निश्चित तौर पर एक बाधा है। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण का कमजोर होना। अगर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाता है तो उच्च न्यायालय की जिसकी भूमिका है, लोअर न्यायालय में उच्च न्यायालय की अच्छी भूमिका है, मतलब अधीनस्थ न्यायालय में प्रशासनिक भूमिका हो, वहाँ की वित्तीय भूमिका हो या लोअर कोर्ट के जजों की नियुक्ति हो, इस सभी में उच्च न्यायालय की भूमिका है। तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन होगा तो उच्च न्यायालय की भूमिका, हाईकोर्ट की भूमिका सीमित हो जाएगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिखें। कोयले की आपूर्ति 27% बढ़ी, अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखो, कोयला क्राइसिस कुछ दिन पहले हो गया था और क्राइसिस के कारण कई जगह की बिजली कटने वाली थी, लेकिन सरकार ने इसको फाइनली सॉल्व कर लिया। इसको भी एक बार देख सकते हैं, डिजिटल भुगतान के साथ नकदी में भी वृद्धि। इसको भी पढ़ें एक बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार मैं टिक कर दिया हूँ कि एक बार इसको आप लोग एक नज़र के लिए देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था वो एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम वगैरह में, चूँकि मुझे याद है कि कई जगह क्वेश्चन पूछा गया था जब पाकिस्तान की पहली हिंदू जज जो बनी थी, सुमन कुमारी बनी थी आई थिंक, तो उसमें कई जगह कई स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है अहमद गुलजार जिसका नाम है, वो टेरी में मंदिर था एक, जिसको पिछले वर्ष पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया था। उस मंदिर में दीपावली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वहाँ के प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा सीजेपी, अहमद गुलजार उसमें शामिल होने के लिए अपनी सहमति दर्ज कर चुके हैं टेरी मंदिर में दीपावली समारोह के मौके पे। ड्रोन हमले में बाल बचे, इराकी पीएम कसीदी 7 सुरक्षाकर्मी घायल। देखो, ड्रोन हमला, पहले तो ये इन्फॉर्मेशन सुन लो कि इन्फॉर्मेशन क्या है। इराक के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अल कसीदी, जिस पे ड्रोन से हमला किया गया, और इसके लिए जो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है वो क्या गया है, बूबी ट्रैप ड्रोन, इसका इस्तेमाल किया गया। भारत ने इसकी आलोचना किया और यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी आलोचना किया कि इस तरह का ड्रोन का हमला नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी तक किसी ने इराकी प्राइम मिनिस्टर पे ड्रोन हमला की अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, कोई भी आतंकवादी संगठन ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक नहीं लिया। अब देखो, अपने लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस तरह का कुछ हमला कुछ दिन पहले जम्मू क्षेत्र में जो हमारे एयरबेस है उस एयरबेस पे भी इस तरह का हमला किया गया था। और वर्तमान में जो वारफेयर होने वाला है, अब ड्रोन का यूज़ काफ़ी हद तक वारफेयर में होगा। ऐसे कंडीशन में ड्रोन को किस तरह से रेगुलेट किया जाना चाहिए, इसके लिए नियम बनाए जाने की ज़रूरत है। भारत सरकार इसको लेकर के काफ़ी सक्रिय है और काफ़ी सक्रिय रूप से भारत सरकार काम कर रही है कि ड्रोन के नियमन को लेकर के काम किया जाए। अमेरिका ने भारत ब्रिटेन नीति सौर ग्रिड पहल का किया समर्थन। देखो, एक वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था और इसमें भारत का हेल्प किया था वो ब्रिटेन किया था। जैसे आप याद करो COP21 में जो 2015 में हुआ था, उसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बनी थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर अभी इंडिया के गुड़गांव में है, इसकी स्थापना किया था भारत ने, लेकिन इसका जो समर्थन किया था या जो सहयोगी की भूमिका था वो फ्रांस का था। लेकिन इस बार वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो शुरुआत किया है पीएम मोदी ने, इसमें भारत का जो समर्थन किया है या भारत की जो सहयोगी रही है, सहयोगी मैं बोलूँगा, समर्थन नहीं, सहयोगी बोलूँगा, तो भारत और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत किया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, और इसमें अमेरिका ने भी इसका समर्थन किया।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन दिसंबर में करेंगे लोकतांत्रिक देशों का सम्मेलन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जिस तरह से चीन विश्व में अपनी प्रभुता कायम कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से विश्व भर में अपनी शक्ति फैला रहा है, तो वैसे कंडीशन में अमेरिका क्या करेगा कि लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व अमेरिका भी करता है, चीन कम्युनिज्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो अमेरिका 100 लोकतांत्रिक देशों का शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। निश्चित तौर पे अमेरिका जो लोकतांत्रिक देश है उसमें अपनी इंपॉर्टेंस को बरकरार रखना चाहता है, इसलिए इस तरह का सम्मेलन कर रहा है। अब देखो ये 100 लोकतांत्रिक देशों का सम्मेलन चूंकि अमेरिका कर रहा है, तो निश्चित तौर पे इसमें ब्रिटेन चीन बाहर है इससे, क्योंकि चीन लोकतंत्र नहीं है। निश्चित तौर पे इसमें रूस भी बाहर है, क्योंकि रूस भी लोकतंत्र नहीं है, राइट। तो अमेरिका लोकतांत्रिक देशों में जो अपना इंपॉर्टेंस है उस इंपॉर्टेंस को बरकरार रखने के लिए और चीन को इनकाउंटर करने के लिए इस तरह का सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत की भूमिका इस सम्मेलन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।